तो आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क की तह तक जाएंगे जिसने जिसने मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं जीरा की। हाँ, जो कि टेक इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम सिर्फ इसके बेसिक फीचर्स पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर चलने वाले पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे। आज हमारे पास दो बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं इस गहरे विश्लेषण के लिए। राइट। पहला, मैं एड्यूरेका का एक बहुत ही डिटेल्ड यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रहा था, जीरा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये इसके कोर सेटअप और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है। और जो दूसरा सोर्स है, हाँ। वो एक काफी थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है, द जीरा डिलेमा, एजाइल एफिशिएंसी वर्सेस एंटरप्राइज कॉम्प्लेक्सिटी। ये आर्टिकल दरअसल इस डिबेट को ओपन करता है कि क्या जीरा सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है या फिर स्केल करने पर ये एक बोझ बन जाता है। वही तो, यानी एक ओवरकिल बन जाता है। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम उन मैकेनिज्म्स को डिकोड करें जो जीरा को इतना पावरफुल बनाते हैं। और आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में, जहां टीम्स ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हजारों लाइंस का कोड हर घंटे पुश हो रहा है, वहां केओस को मैनेज करने के लिए ऐसे रोबस्ट टूल्स बहुत जरूरी हैं। सही कहा। लेकिन टूल्स के साथ एक रिस्क हमेशा होता है। हमें ये देखना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ये कब वरदान बनता है और कब एक समस्या बन जाता है। एग्जैक्टली। और चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम सबसे पहले इसकी बुनियादी ढांचा या हायरार्की की बात करें, तो एड्यूरेका वाले ट्यूटोरियल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। हाँ, वो चॉकलेट फैक्ट्री वाला उदाहरण। बिल्कुल, एक चॉकलेट फैक्ट्री जो एक आईटी कंपनी को वेबसाइट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब एक ट्रेडिशनल सेटअप में क्या होता है, एक बड़ी सी व्हाइट बोर्ड होती, उस पर स्टिकी नोट्स लगते और लिस्ट बनती कि क्या क्या करना है। फिर डेवलपर्स काम शुरू करते और रिपोर्ट्स बनती। लेकिन टेक सैवी टीम्स जानती हैं कि रियल वर्ल्ड आईटी प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट्स हर हफ्ते बदलती हैं। फैक्ट्री को अचानक एक नया पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। राइट। तो जीरा इस पूरे डायनामिक प्रोसेस को डिजिटल रूप में संभालता है। ये सिर्फ एक टास्क मैनेजर नहीं है, बल्कि एक बग ट्रैकिंग और इशू मैनेजमेंट सिस्टम है जो एजाइल प्रिंसिपल्स पर डीपली इंटीग्रेटेड है। और इसी इंटीग्रेशन की वजह से ये स्टिकी नोट्स वाले जमाने से इतना अलग है। एक बोर्ड पर स्टिकी नोट लगाना आसान है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आती है तो हर एक छोटे बदलाव का इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पर पड़ता है। वही फंडा है। इसीलिए काम को एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की में तोड़ना जरूरी हो जाता है, और जीरा बिल्कुल यही करता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये हायरार्की अफरा तफरी को खत्म करके एक क्लियर स्ट्रक्चर देती है, ताकि सारी टीम्स एक ही पेज पर रह सकें। और इस हायरार्की को समझने के लिए ट्यूटोरियल में जो टीवी शो की एनालॉजी दी गई है वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, वो एपिक्स और स्टोरीज वाली। बिल्कुल। टेक टीम्स हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर थोड़ी ओवरवेल्म्ड रहती हैं, तो जीरा प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल किसी टीवी सीरीज की तरह डिवाइड करता है। सबसे टॉप पर होता है एपिक, जिसको हम किसी टीवी सीरीज के सीजन की तरह देख सकते हैं। सही कहा। यह प्रोजेक्ट का बड़ा उद्देश्य है। फिर इस एपिक को स्टोरीज में बांटा जाता है। ये स्टोरीज उस सीजन के एपिसोड्स हैं, यानी उस बड़े गोल को अचीव करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। राइट। और अंत में आते हैं टास्क्स या सब टास्क्स, जो उस एपिसोड के अलग अलग सीन्स की तरह हैं, जिन्हें एक्चुअल में शूट करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप तोड़ देना। इसका एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड टेक उदाहरण सोर्स में जो दिया गया है, उससे ये और क्लियर हो जाता है। मान लीजिए एक ई-कॉमर्स ऐप में एक एपिक है, विश लिस्ट, जिसमें यूजर्स प्रोडक्ट्स को सेव और व्यू कर सकें। हाँ, अब एपिक लेवल पर तो डेवलपर डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकता, तो इसके अंदर एक स्टोरी बनेगी, जैसे सेव प्रोडक्ट टू विश लिस्ट, जो कि एक यूजर फेसिंग फीचर हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन इस फीचर के पीछे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम इन्वॉल्व होता है। तो इस स्टोरी के अंदर स्पेसिफिक टास्क्स होंगे। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर के लिए टास्क होगा प्रोडक्ट पेज पर विश लिस्ट बटन बनाना और एक एपीआई कॉल सेटअप करना। और वही बैक एंड डेवलपर के लिए टास्क होगा एक नया डेटाबेस क्रिएट करना, जहां वो प्रोडक्ट सेव होंगे। और जब ये दोनों टेक्निकल टास्क पूरे होंगे, तब जाकर वो स्टोरी कंप्लीट होगी, और फिर सारी स्टोरीज मिलने के बाद विश लिस्ट एपिक पूरा होगा। बिल्कुल, ये क्लियर ब्रेकडाउन केओस को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। टास्क्स तो बन गए, पर इनको कब और कैसे एग्जीक्यूट करना है,
इसके लिए टीम्स स्प्रिंट्स का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, एड्यूरेका ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकली दिखाया गया है कि नए अजाइल टीम्स के लिए जीरा में स्क्रम टेम्पलेट का यूज किया जाता है। स्क्रम फ्रेमवर्क में फ्लेक्सिबल डेडलाइंस होती हैं। टीम्स अपने बैकलॉग से, जो कि सारे पेंडिंग कामों की एक लंबी लिस्ट होती है, वहां से इंपॉर्टेंट स्टोरीज को उठाती हैं और एक स्प्रिंट में ड्रैग और ड्रॉप कर देती हैं। और ये स्प्रिंट दरअसल एक तय समय सीमा वाला टास्क पीरियड होता है, अक्सर 2 हफ्ते का, जिसमें सिर्फ उन्हीं चुनी हुई स्टोरीज पर फोकस किया जाता है ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो। साथ ही इसमें स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट का जिक्र होता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि किसी स्टोरी को 3 पॉइंट देना। अब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में तो लोग घंटे या आवर्स काउंट करते हैं कि ये काम 4 घंटे में होगा। लेकिन टेक टीम्स जानती हैं कि कोडिंग में एग्जैक्ट आवर्स बताना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये स्टोरी पॉइंट एक क्वांटिटेटिव वैल्यू है जो टाइम नहीं बल्कि उस टास्क की रेलेवेंस, एफर्ट और कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। इससे टीम को क्लियरली अंदाजा लग जाता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है और उन्होंने कितना लोड उठाया है। अगर लिमिट 30 पॉइंट्स की है तो 50 पॉइंट्स का काम नहीं डालेंगे। और जैसे ही स्प्रिंट स्टार्ट होता है, तब पिक्चर में आते हैं वर्क फ्लोज। एक्सपर्ट के नजरिए से देखा जाए तो वर्क फ्लोज दरअसल प्रोजेक्ट पूरा करने के स्टेप्स हैं, जिसमें बेसिक 4 कॉलम्स होते हैं। राइट। पहला टू डू जो करना है, दूसरा इन प्रोग्रेस जिस पर काम चल रहा है, तीसरा टेस्टिंग यानी काम पूरा होने के बाद टेस्ट करना, और आखिरी डन जो पूरा हो चुका है। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये वर्कफ्लोज पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें कस्टमाइज किया जा सकता है। हाँ, ट्यूटोरियल में उन्होंने एक एक्स्ट्रा फेज ऐड करके दिखाया था, डिप्लॉयड। क्योंकि टेक इंडस्ट्री में डन का मतलब अक्सर सिर्फ कोड लिखना होता है, पर जब तक वो सर्वर पर लाइव ना हो तब तक रियल प्रोग्रेस नहीं मानी जाती। तो ये डिप्लॉयड कॉलम ऐड करना प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाता है। और सिर्फ वर्कफ्लो ट्रैक करना ही नहीं, इसमें डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स भी बहुत स्ट्रांग है। दूसरे सोर्स यानी द जीरा डिलेमा आर्टिकल में बर्न डाउन चार्ट्स का जिक्र किया गया है। ये चार्ट्स स्प्रिंट के गोल्स के खिलाफ प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, राइट? बिल्कुल। एक ग्राफ जो दिखाता है कि स्प्रिंट के स्टार्ट में कितना काम था और टाइम के साथ वो कितना खत्म हो रहा है। इससे टीम किसी भी आने वाली रुकावट या इम्पेडिमेंट को पहले ही पहचानकर प्रोसेस इंप्रूव कर सकती है। हालांकि ये ग्राफ देखकर मैनेजर्स को तो बड़ा मजा आता है, पर डेवलपर्स थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं अगर एंड तक लाइन फ्लैट रहे। सही बात है। पर जोक्स अपार्ट, जीरा सिर्फ इन टास्क को इधर उधर मूव करने के लिए फेमस नहीं है। इसकी एक और बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, ऑटोमेशन और टूल्स का इंटीग्रेशन। जीरा में ऑटोमेशन टेम्पलेट्स, रूल्स और पॉलिसीज होती हैं जो रिपीटेटिव कामों को खुद ब खुद ऑटोमेट कर देती हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो डेवऑप्स प्रैक्टिसेस के साथ इसका सिनर्जी कमाल का है। जीरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम्स को एक साथ लाता है। वो कैसे काम करता है प्रैक्टिकली? देखिए, ये इश्यूज या बग्स को सीधे स्पेसिफिक कमिट्स या बिल्स के साथ लिंक करने की सुविधा देता है। जैसे किसी डेवलपर ने कोड पुश किया तो टिकट ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस से इन रिव्यू में चली जाएगी। ओह, इससे तो क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन बढ़ता है और अलग-अलग टीम्स के बीच के साइलोस टूटते हैं। डेवलपर को बार-बार टूल ओपन करके अपडेट नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली। CI/CD टूल्स के साथ मिलकर ये ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज सॉफ्टवेयर को तेजी से और कम एरर्स के साथ डिलीवर करने में मदद करते हैं। और इसमें कॉन्फ्लुएंस, बिटबकेट और ट्रिलो जैसे दूसरे टूल्स के साथ इंटीग्रेशन का फीचर भी है। बड़ी एंटरप्राइज कंपनीज में जहां हजारों यूजर्स और कई प्रोजेक्ट्स एक साथ चलते हैं, वहां जीरा के एडवांस्ड रिपोर्टिंग, कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड्स और फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर काफी काम आते हैं। ये डिसीजन मेकर्स को हर टीम और प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने की एक सेंट्रलाइज ताकत देता है। सब कुछ एक ही जगह पर लिंक्ड होता है। सुनने में तो ये पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, पर यहीं पर हम अपने दूसरे सोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो एक दूसरा पहलू रखता है, द जीरा डिलेमा। हाँ, जीरा में इतनी पावर है, इतने फीचर्स हैं, पर क्या ये कुछ टीम्स के लिए जरूरत से ज्यादा ओवरकिल हो सकता है? क्या जीरा एक बोझ बन सकता है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आर्टिकल काफी गहराई से समझाता है कि छोटी टीम्स या ऐसी टीम्स जो एजाइल में नहीं हैं, उनके लिए इसका इनिशियल सेटअप और स्टीप लर्निंग कर्व बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। क्योंकि स्टार्टअप्स का मेन फोकस तो जल्दी से प्रोडक्ट बनाना और कोड शिप करना होता है। बिल्कुल। पर इस कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में उनका कीमती समय कोर डेवलपमेंट से हटकर टूल को समझने और मैनेज करने में लग जाता है। सोर्स में एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि ये कस्टमाइजेशन एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी एक दो-धारी तलवार। सुनने में भले ही अच्छा लगता हो कि आप हर चीज अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन ये अपने साथ मेंटेनेंस
और एडमिनिस्ट्रेशन का एक लंबा चौड़ा बोझ भी लाता है। और इसी वजह से बड़ी कंपनीज में एक डेडिकेटेड रोल पैदा हो जाता है जिरा एडमिनिस्ट्रेटर का, जिनका पूरा दिन बस परमिशंस और बोर्ड्स ठीक करने में चला जाता है। जो कि एक छोटी टीम अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट कंसिडरेशंस की बात करें तो वहां भी एक कैच है। एड्यूरेका ट्यूटोरियल में तो दिखाया था कि छोटी टीम्स के लिए एक टीम मैनेज प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, इनिशियल एंट्री बैरियर कम है, लेकिन जैसे जैसे टीम स्केल होती है, नए यूजर्स जुड़ते हैं और मार्केट प्लेस से एडवांस्ड प्लगइन्स ऐड किए जाते हैं, तो जीरा का लाइसेंस कॉस्ट काफी महंगा हो जाता है। दोनों पहलुओं को अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो टूल गलत नहीं है, पर उसको यूज करने का कॉन्टेक्स्ट गलत हो सकता है। चर माइक्रो मैनेजमेंट का है तो जीरा में इतने रूल्स और मैंडेटरी फील्ड्स लग जाएंगे कि वो एक सर्वेलेंस टूल बन जाएगा। और अगर कल्चर ट्रस्ट का है तो वही टूल एक ट्रांसपेरेंट फ्लो बनाए रखने का काम करेगा। एग्जैक्टली। ओवर इंजीनियरिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि जीरा एक बेहद पावरफुल टूल है। एपिक से लेकर सब टास्क तक का इसका स्ट्रक्चर, स्क्रम और डेवॉप्स के साथ इसका गहरा इंटीग्रेशन इसे एक जबरदस्त प्रोडक्टिविटी बूस्टर बनाता है। लेकिन हर टीम को इसे अपनाने से पहले अपनी जरूरतों, अपने बजट और टीम की टूल सीखने की क्षमता का खुद आकलन करना होगा। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सीखना जरूरी है कि टूल कोई भी हो, मकसद हमेशा काम को आसान बनाना होना चाहिए, ना कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड में फंस जाना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये कॉन्सेप्ट्स चाहे आईटी इंडस्ट्री हो या कोई और फील्ड, हर जगह लागू होते हैं। फोकस हमेशा प्रोसेस को स्मूथ करने पर होना चाहिए। टूल को अपने हिसाब से यूज करें, ना कि टूल के हिसाब से खुद को बदलें। और इसी के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को रैप अप करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज और काम को इन सॉफ्टवेयर टूल्स और इनके रिजिड मैट्रिक्स के हिसाब से ही ढालने लग जाएं, तो क्या हम सच में सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहे हैं या धीरे धीरे सॉफ्टवेयर हमारी सोच और काम करने के तरीकों को मैनेज करने लगा है? इस पर जरूर सोचिएगा। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली चर्चा में।